ये मोदी की अग्नि परीक्षा है? और व्यापक जनहित के मुद्दों पर की समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर और तेलुगु अस्मिता के नाम पर और पुरानी दोस्ती के नाम पर अगर चंद्रबाबू नायडू के अंदर दिल में जो बातें चलेंगी वो मोदी को बड़ा परेशान कर रही है। मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। सियासी गलियारों में लंबे समय से चर्चा है कि क्या धनखड़ साहब के बाद जयंत चौधरी बीमार हो सकते हैं। जयंत चौधरी बिल्कुल खामोश हैं, 2 सांसद हैं उनकी पार्टी के, क्योंकि सुदर्शन एक तो पहले से ही चंद्रबाबू नायडू के बड़े क्लोज दोस्तों में रहे हैं और आप माने तो कांग्रेस ने, इंडिया अलायंस ने एक प्रकार से ये तुरुप का इक्का चल दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 9 सितंबर को देश के अंदर एक चुनाव होना है। चुनाव ऐसा है कि जिसके लिए कोई ज़्यादा चिल्पो नहीं है, कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, कोई हंगामा नहीं है। ऐसा चुनाव जिसको मात्र देश के सांसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जिस चुनाव के अंदर मतदाता होंगे, यानी कि एक ऐसा चुनाव केवल लुटियन जोन्स में जिसकी धमक होनी चाहिए। लेकिन इस चुनाव को लेकर के आज एक आम चर्चा है, आम जन के अंदर भी एक बात है। जो सियासी घटनाओं में, सियासी घटनाक्रम में रुचि रखते हैं, उनके अंदर एक चर्चा ये है कि क्या ये मोदी की अग्नि परीक्षा है? क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव एनडीए के जो मुखिया हैं, एनडीए की सरकार के मुखिया 11 साल से जो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या ये उनकी साख का सवाल है, उनकी साख पर बनाया है? दरअसल जिक्र इसलिए कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने 2014 से, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजॉरिटी की बहुमत की सरकार थी और विपक्ष छिन्न भिन्न था। 2019 के अंदर बीजेपी का मैंडेट और बड़ा हुआ और विपक्ष जो था उसकी स्थिति और भी खराब हुई। लेकिन 2024 का जो चुनाव लोकसभा का हुआ, देश के अंदर जो चुनाव हुए, उस चुनाव ने जैसे देश की सियासी फिजा को बदल कर रख दिया। एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल चली, वो पार्ट 3 में आते आते बैसाखियों के सहारे चलने वाली सरकार हो गई। 400 पार का नारा देकर के प्रधानमंत्री उस समय चुनाव मैदान में थे, लेकिन जब 240 पर अटक गए तो माथे पर चिंता की लकीरें तो उनकी तभी दिख गई थी। और आज अगर कहें तो लगभग 1.25 साल बाद वो लकीरें हमेशा और ज़्यादा गहरी होती हुई दिखाई पड़ती हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक ऐसा चुनाव जो अभी होना नहीं था, ऐसा चुनाव जिसकी अभी ज़रूरत नहीं थी, जिसका अभी टर्म पूरा नहीं हुआ था, लेकिन अगर जिस प्रकार से मध्यावधि चुनाव हुआ करते हैं, ऐसे उपराष्ट्रपति का मध्यावधि चुनाव एकदम सर पर आन पड़ा। जो इससे पहले के यानी कि निवर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब रहे, वो लगभग 2.5 साल तक तो पूरी तरह से सरेंडर मोड पर चलते रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा अपना रंग दिखाना शुरू किया, और मैं अगर आपको ग्रामीण अंचल की और पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बात अगर मैं आपसे करूं, तो जैसे ही उनके अंदर थोड़ा सा जाटपन जागा, जाट वाला स्वाभिमान, तो फारिग हो गए। वो अस्वस्थता के चलते, बीमारी के चलते उनका रिजाइन हो गया। हालांकि उस बीमारी के चलते वो अभी तक किसी बड़े अस्पताल में दाखिल तो नहीं हुए, लेकिन ये जरूर है कि उनकी एक तरह से बलि हो गई, कुर्बानी हो गई उनकी। जगदीप धनखड़ इस्तीफा देना तो चाहते नहीं थे, लेकिन स्थिति क्या बनी होगी ये तो जगदीप धनखड़ साहब जाने, और या फिर राजनीतिक घटनाक्रम को अपने हिसाब से चलाने वाले वो लोग। आज की स्थिति ये हुई उसके बाद कि उपराष्ट्रपति का मध्यावधि चुनाव आ गया, और उपराष्ट्रपति के इस चुनाव ने जैसे सरकार की साख पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। आपको बताऊंगा इस वीडियो में पूरा घटनाक्रम और आखिर कैसे साख पर सवाल लग रहा है, कहां लग रहा है कि मोदी कहीं घिर गए हैं। दरअसल साख पर सवाल इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव डिक्लेयर हुआ तो एनडीए अलायंस के सभी दलों ने, घटक दलों ने पूरी तरह से अथॉरिटी दे दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को कि आप जिसको कैंडिडेट बना दें उपराष्ट्रपति का, हम उस पर अपनी मुहर लगा देंगे। अगर गणित देखें, अंक गणित देखें,
लोकसभा और राज्यसभा का, तो कहीं एनडीए को दिक्कत कोई थी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस नाम पर मोहर लगाई वो नाम बना तमिलनाडु के से आने वाले, तमिल से आने वाले, 2 बार के सांसद, कई राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, बड़े पदों पर सुशोभित रहे, संवैधानिक पदों पर रहे, सीपी राधाकृष्णन का। राधाकृष्णन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इंट्रोड्यूस किया, उनको बताया कि ये हमारे कैंडिडेट होंगे, तो कहीं से किसी प्रकार का कोई बगावत का सुर सामने नहीं आया। स्पष्ट हुआ कि राधाकृष्णन बड़े आराम से चुनाव निकाल लेंगे। और एक बात और हुई कि एनडीए के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक फॉर्मेलिटी करने के लिए जो विपक्षी गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, और उनके तमाम नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की, एक फॉर्मल बातचीत, और बताने के लिए कहा कि आप भी हमारे कैंडिडेट का समर्थन करें। हुआ ये करता है कि अगर इस संवैधानिक पद पर किसी व्यक्ति का चयन हो और वो व्यक्ति किसी पार्टी पॉलिटिक्स से ना जुड़ा हुआ हो, तो बड़ी आसानी रहा करती है उस नाम पर मोहर लगने में, बड़ी आसानी रहा करती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी नेता को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक को अपना कैंडिडेट अनाउंस किया, तो फिर इंडिया गठबंधन ने अपना तुरुप का इक्का चलने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। इंडिया गठबंधन के लिए जो बड़ी बात यह थी कि इंडिया गठबंधन के अंदर एक तो पिछले काफ़ी समय से जो भानुमति का कुनबा जुड़ा हुआ था, उसके अंदर कहीं ना कहीं अलगाव की बातें आया करती थी। लेकिन जिस सूझबूझ के साथ उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया, जैसे मान लें कि ममता बनर्जी ने कहा था कि किसी नॉन पॉलिटिकल आदमी को आप कैंडिडेट लाएंगे तो हम उसका खुले मन से स्वागत करेंगे, जबकि यही ममता बनर्जी जी, यही टीएमसी पार्टी ने जब चुनाव हुआ था जगदीप धनखड़ साहब का उपराष्ट्रपति के लिए, मार्गरेट हलवा उस समय कैंडिडेट थी विपक्ष की, तो ममता बनर्जी ने चुनाव का बहिष्कार किया था, चुनाव में मतदान नहीं किया था। और भी कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी थी। मसलन मैंने आपसे टीएमसी की बात की, ममता दीदी की बात की, क्योंकि विपक्षी गठबंधन के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद वही बड़ी पार्टी है, ममता दीदी की पार्टी बड़ा दल है। ममता जी ने जो कहा था वो शुरू हो गया। और इधर कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया कि कैंडिडेट का फैसला आप कर लीजिए, लेकिन यह ध्यान रखिए अगर नॉन पॉलिटिकल आदमी आप लाएंगे, नॉन पॉलिटिकल चेहरा आप लाएंगे, तो उसमें सभी को आसानी होगी। और कांग्रेस ने इस पद के लिए जिस नाम को आगे किया वो हुए बी सुदर्शन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस सुदर्शन साहब का जब नाम का चयन किया तो एक साथ जैसे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के घटक दलों के अंदर स्पष्ट बात कोई सामने नहीं आई, कहीं आज भी कोई बगावत की बात नहीं आई, लेकिन क्वेश्चन मार्क साख पर उसी दिन शुरू हो गया। सुदर्शन साहब आंध्र प्रदेश से आते हैं और आंध्र प्रदेश के उस पार्ट से जो इस समय तेलंगाना के अंदर है। दोनों कैंडिडेट साउथ के हो गए। सुदर्शन और राधाकृष्णन के बीच जो भिन्नता है वो ये है कि राधाकृष्णन तमाम पॉलिटिकल पदों को क्रॉस करते हुए, सांसद रह करके, बीजेपी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहते हुए, कार्यकर्ता रहते हुए, फिर संवैधानिक पदों पर पहुंचे और वहां से अब वो उपराष्ट्रपति पद के संवैधानिक पद के लिए चयनित हुए। लेकिन अगर सुदर्शन की बात करें तो सुदर्शन अपने आज तक के जीवन के अंदर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं रहे, और उनका जो व्यक्तित्व कृतित्व रहा वो सीधे एक न्यायिक प्रणाली से जुड़ा हुआ रहा। सुदर्शन के साथ दो बातें और प्रमुख जुड़ गई। एक तो उनके साथ उनका जो बैकग्राउंड, भले ही आज भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के कुछ घटक दल उनको घेरने की कोशिश की हो, लेकिन वो बात पहले दिन में ही क्लीन हो गई, वॉश हो गई, उस बात पर किसी ने चर्चा भी नहीं की। और वो चर्चा थी उनकी भोपाल गैस कांड को लेकर के और एक दो उनके फैसलों को लेकर के, क्योंकि जुडिशरी के जो फैसले होते हैं उन पर हमेशा मंथन तो हुआ करता है। लेकिन
जज के विवेक प्रोसेस में छोड़ दिया जाता है कि उस समय की परिस्थिति क्या थी, हालात क्या थे, उस समय का जो घटनाक्रम क्या कहता था, जो वहां की स्थिति थी वो क्या कहती थी, और उसके आधार पर फैसले हुआ करते हैं। सुदर्शन साहब का नाम जैसे ही सामने आया तो सबसे बड़ी बात शुरू हुई कि क्या अब तेलुगु अस्मिता की बात पर भी चुनाव होगा। और वो एरिया जहां पर, यानी कि खासकर आंध्र प्रदेश, जहां पर इंडिया अलायंस का एक भी सांसद नहीं है, एक भी सांसद नहीं, वहां महत्वपूर्ण बात आ गई कि क्या तेलुगु अस्मिता के नाम पर आंध्र प्रदेश के अंदर और चंद्रबाबू नायडू के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्योंकि जब वो राजनीति के अंदर जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत हुआ करती है और सियासी दलों को ये बड़ी चिंता हुआ करती है कि खासकर ऐसा कोई चुनाव जिसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता ना हो, तो जनता के बीच संदेश देना होता है। और ऐसा पहले कई बार हुआ, चाहे वो आप प्रणव दादा का चुनाव लें, चाहे आप उसके अंदर प्रतिभा पाटिल का चुनाव लें। इन चुनावों के अंदर प्रतिभा पाटिल के नाम पर पूरा महाराष्ट्र इकट्ठा हुआ और प्रणब मुखर्जी के नाम पर पूरा बंगाल इकट्ठा हुआ। और अब बात आ जाती है जब तेलुगु देशम की, आंध्र प्रदेश की, क्योंकि सुदर्शन एक तो पहले से ही चंद्रबाबू नायडू के बड़े क्लोज दोस्तों में रहे हैं। जब जुडिशल सर्विसेज में वो नहीं आए थे, जब वो अपने नौकरी में नहीं आए थे, उससे पहले जब वो प्रैक्टिस किया करते थे, तो उस समय भी सुदर्शन चंद्रबाबू नायडू के बड़े नज़दीकियों में हुआ करते थे। एक दौर वो भी आया था कि जब सुदर्शन साहब की तेलुगु देशम पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग की बात भी चली थी। और आप माने तो कांग्रेस ने, इंडिया अलायंस ने एक प्रकार से ये तुरुप का इक्का चल दिया, जिसने कहीं एनडीए के घटक दलों के बीच में सुगबुगाहट कर दी। चाहे भले ही खुलकर कोई बात सामने ना आ रही हो, लेकिन अंदर अंदर असंतोष की भावना जरूर हुई और एक दूसरे के ऊपर अविश्वास की भावना ने भी कहीं जन्म लेना शुरू कर दिया। क्या तेलुगु के नाम पर, तेलुगु पार्टी के नाम पर, तेलुगु देशम के नाम पर, तेलुगु भाषा के नाम पर आंध्र प्रदेश के अंदर और तेलंगाना के अंदर कौन से खेल हो सकते हैं? और ऐसा राज्य जहां पर कि लगभग 60 सांसद हैं, 60, उन सांसदों के अंदर क्या मैसेज जा सकता है? यहीं से बात शुरू हुई। अब अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु देशम पार्टी की सरकार है। तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, एनडीए का घटक दल है, सबसे बड़ी पार्टी है। 16 सांसद हैं तेलुगु देशम पार्टी के, 16, 2 उनके पास राज्यसभा के सदस्य हैं। और चंद्रबाबू नायडू ने भले ही पहले तो कह दिया था, जब तक इंडिया अलायंस का कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ था, जब तक सुदर्शन का नाम सामने नहीं आया था, तब तक तो कहा हुआ था, लेकिन उसके बाद से चंद्रबाबू नायडू का कोई बयान नहीं आया। और तेलुगु अस्मिता के नाम पर और पुरानी दोस्ती के नाम पर अगर चंद्रबाबू नायडू के अंदर दिल में जो बातें चलेंगी, वो मोदी को बड़ा परेशान कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशान कर रही हैं। दूसरी पार्टी वहाँ पर है वाईएसआर। वाईएसआर पार्टी के, वाईएसआर कांग्रेस के जो नेता हैं जगनमोहन रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी इससे पहले सरकार में थे। एक बात आपको बताता चलूं कि वो दौर था पिछला, जब 2024 के अंदर, क्योंकि आंध्र प्रदेश का विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ हुआ था, और इन दोनों दलों के बीच, वाईएसआर कांग्रेस में भी और तेलुगु देशम पार्टी के बीच भी एक ये होड़ थी कि एनडीए के साथ कौन जुड़ जाए। जो सियासी घटनाक्रम में रुचि रखते हैं उनको ध्यान होगा, चंद्रबाबू नायडू की हवा बन रही थी, जगनमोहन रेड्डी की सरकार चल रही थी, उनके खिलाफ माहौल था। चंद्रबाबू नायडू जेल भेजे गए थे, जेल से आए तो उनका गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ में, एनडीए अलायंस के अंदर वो शामिल हुए। उसके बाद में सरकार बनी, 16 सांसद उनके हैं लोकसभा के, 2 सांसद उनके राज्यसभा में हैं। और अभी हाल ही में जो हुआ, अमित शाह जी ने जो बिल लाया संसद के अंदर कि अगर कोई मुख्यमंत्री, राज्य का मंत्री, केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री 30 दिन के लिए अगर न्यायिक हिरासत में या जेल चला जाए, पुलिस कस्टडी में रहे, ऐसे किसी मामले में जिसमें 5 साल की सजा हो सकती हो, तो फिर तब से भ्रुकुटी तन गई, चाहे वो एनडीए के घटक दलों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं घेरे में लेने के लिए इस प्रकार का बिल लाया जा रहा था।
दूसरा अविश्वास की बात इसलिए आ गई। तीसरा मैं आपको बता रहा था, आंध्र प्रदेश के अंदर वाईएसआर कांग्रेस जो है, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी, भले ही उनके लिए इस समय एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई की स्थिति कह दें, या ये कह लें कि फिर भी दोनों हाथों में लड्डू, लेकिन कौन सा लड्डू खाएं जिससे जनता के बीच में स्वीकार्यता और बढ़ जाए। तो उनके सामने भी सवाल आएगा कि क्या तेलुगु अस्मिता के नाम पर जगनमोहन रेड्डी के सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सुदर्शन साहब को वोट करें। हालांकि जगनमोहन रेड्डी एक बार पहले ऐलान कर चुके हैं एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट करने का, उसको समर्थन देने का, लेकिन आज जो स्थिति बनी है उसके अंदर देखना पड़ेगा। और अगर कहीं जगनमोहन रेड्डी भी तेलुगु अस्मिता की बात पर चलेंगे तो फिर उनकी पार्टी के पास में टोटल 11 वोट हैं, 4 लोकसभा में और 7 राज्यसभा में। 11 सांसद उनके पास हैं। एक वहां का क्षेत्रीय दल है, 2 सांसद उनके पास भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में 4 सांसद हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश की ये स्थिति है। अब अगर बात कर लें आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना की, तो तेलंगाना के अंदर एक तो कांग्रेस पार्टी हो गई जिनके अपने सांसद और राज्यसभा सदस्य तेलंगाना से आते हैं, उन पर कोई डाउट है नहीं, कोई इफ एंड बट कर नहीं सकते। अगर दूसरी बात करेंगे, दूसरी बात पर आएंगे तो तेलंगाना के अंदर दूसरी पार्टी है ओवैसी साहब की पार्टी। और ओवैसी साहब की पार्टी जो है वो आपको किसी भी सूरत हाल में एनडीए की तरफ जाती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी। उनका पक्ष भी सुदर्शन के पक्ष में जाएगा। और तीसरी पार्टी वहां की है केसीआर की पार्टी, बीआरएस। और बीआरएस की जो स्थिति रही, बीआरएस को कभी तोड़ने की बात चली, कभी मोड़ने की बात चली, कभी मरोड़ने की बात चली। बीआरएस के भी जो सांसद हैं लोकसभा के अंदर, 4 सदस्य उनके पास भी हैं। बीआरएस के सांसद भी पूरी तरह से जा सकते हैं इंडिया गठबंधन के फेवर में, सुदर्शन साहब के फेवर में। और इन सभी नेताओं का, जिनका मैं आपसे कह रहा था, इनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान आज तक नहीं आया सामने। इन्होंने एक बार भी अभी नहीं कहा, जब से दोनों पार्टियों के कैंडिडेट आ गए, कि हम पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं। इसी लिहाज से मैंने आपको कहा, और इन सभी अगर वोटर्स को जोड़ लें तो ये 39 वोट बन जाते हैं, 39। और इधर अगर 39 वोट कहीं घट जाएं, और 39 में से सीधे 18 वोट तो वो है जो पूरी तरह से एनडीए के फेवर में है ही। अगर ये वोट घट करके और चले जाएं इंडिया अलायंस के पाले में, तो फिर इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस, यानी कि इधर सुदर्शन और इधर राधाकृष्णन, बिल्कुल कांटे पर आ जाएंगे, बिल्कुल कांटे पर होंगे। अभी मैं आपको कह रहा था कि क्या मोदी जी की साख को खतरा। अगर इसके बाद देखें तो ऐसे कई सांसद हैं, खासकर जो जाट कम्युनिटी के सांसद आते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के ही क्यों ना हो, उनके अंदर अपने भविष्य को लेकर कहीं सवाल जरूर है। चाहे वो एनडीए के जाट सांसद क्यों ना हो, उनके अंदर अपने भविष्य को लेकर सवाल है। जयंत चौधरी बिल्कुल खामोश हैं, 2 सांसद हैं उनकी पार्टी के। और सियासी गलियारों में लंबे समय से चर्चा है कि क्या धनखड़ साहब के बाद जयंत चौधरी बीमार हो सकते हैं, उनका भी अस्वस्थ वाली बात सामने आ सकती है। अगर जयंत चौधरी के बाद चलें तो उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि ऐसे कई सांसद हैं जो चाहे भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से भी आते हों और जाट कम्युनिटी से हों, उनके अंदर कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक और धनखड़ को लेकर के उनके मन के अंदर उथल पुथल जरूर है। और एक बात और आपको बताते चलें कि जो औरा हुआ करता था, जो डर हुआ करता था, जो खौफ था विपक्षी दलों के अंदर सरकार का, अमित शाह जी का, मोदी जी का, वो डर, वो खौफ आज दिखाई नहीं पड़ता। आप अगर देखें, जो अभी हाल ही में जो संसद का सत्र संपन्न हुआ, संसद के सत्र के संपन्न वाले दिन, यानी कि जिस दिन अंतिम दिन था, आज से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बैठे हुए थे और लोकसभा में उनके सामने नारे लग रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़। पहली बार ऐसा था। उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा चुके। हम सभी ने और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 55 प्रश्न ही। हालांकि नारे तो पहले भी हुआ करते थे,
लेकिन उस समय एनडीए के घटक दल भारतीय जनता पार्टी के सांसद इतनी बुलंदी से बोलते थे कि विपक्ष के सांसदों की आवाज़ दब जाया करती थी। ये पहला मौका था कि जब मैं आपको बता रहा था अविश्वास अंदर कहीं, तो वो आजकल अविश्वास की खाई एनडीए के घटक दलों के अंदर बड़ी हुई दिखाई पड़ी। भले ही सांसद बोले हों, उसके अंदर बात की हो, लेकिन जब विपक्षी गठबंधन के नेता, विपक्षी गठबंधन के सांसद जोरदार नारेबाजी करते थे तो उनकी प्रोटेक्ट करने के लिए एनडीए का वो स्वरूप नहीं हुआ करता था। दूसरी बात, जब राज्यसभा में अमित शाह बोलने गए, देश के गृह मंत्री, या लोकसभा की बात कर ले पहले, जब लोकसभा में अमित शाह ये बिल पेश कर रहे थे 30 दिन की हिरासत वाला, तो उस समय विपक्ष की तरफ से जिस बिल को पेश किया जा रहा था उस बिल को फाड़ करके उसके गोले बना करके अमित शाह साहब की तरफ फेंक दिए गए। मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ प्लीज। हाँ, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था, और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते। और जब अमित शाह राज्यसभा में बोलने गए तो उस समय नारे लगते रहे, गो बैक तड़ी पार, गो बैक तड़ी पार। आप ध्यान कीजिए। इस लिहाज से मैं आपसे कह रहा हूं कि विपक्षी दलों के अंदर, विपक्षी दलों के सांसदों के अंदर वो डर, वो खौफ भी नहीं है। और इन सब बातों को लेकर के, एक तो दोनों उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट्स का साउथ से आना, और साउथ में आने के बावजूद अगर तमिल वाले आते हैं, राधाकृष्णन साहब, तो उनकी फेवर में डीएमके कहीं दिखाई नहीं पड़ता। डीएमके इंडिया अलायंस के साथ दिखाई पड़ता है। और उसके पीछे एक बड़ा कारण ये कि जब सियासत चल रही थी, जब 2 बार वो सांसद बने थे, और जब डीएमके से गठबंधन टूटा था तो उसमें कहीं राधाकृष्णन भी भूमिका में थे। इसलिए स्टालिन और डीएमके की तरफ से कोई इशू है नहीं। और अगर दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि तेलुगु अस्मिता के नाम पर कितना समर्थन जुटा पाते हैं, कितना समर्थन मिल पाएगा चंद्रबाबू नायडू का, वाईएसआर का, केसीआर का, इन सभी पार्टियों का, वो बड़ा मायने रखेगा। कितनी वोट में चोट लग सकती है, कितने डेंट पड़ सकता है, दूसरी बात। और तीसरी बात, अब की बार डर वाली बातें भी खत्म हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई मोदी जी की साख का सवाल है, मोदी जी की साख खतरे में है, और या फिर बड़े आराम से चुनाव संपन्न हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।